हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेल या कोशा के बारे में बात करेंगे। तो सेल इज अ वेरी लॉन्ग टॉपिक। इट इज नॉट कवर्ड इन 1 or 2 वीडियोस। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है और इसमें कम से कम एटलीस्ट 5 वीडियोस बनाना पड़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट भी है, आपको सारे वीडियोस को देखना पड़ेगा क्योंकि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे। सेल का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं और साइटोलॉजी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा से डिराइव लिया गया है। ग्रीक भाषा में साइटोस को हम काइटोस के नाम से जानते हैं और काइटोस को जब हम अंग्रेजी में कहेंगे तो इसका मतलब होता है सेल। तो जनरली क्या होता है कि बायो में ज्यादातर जो शब्दावली या टर्मिनोलॉजी ली गई है वो ग्रीक भाषा की है। लगभग 90% से ऊपर जो टर्मिनोलॉजी है ये ग्रीक भाषा की है और कुछ इसमें लैटिन के वर्ड भी हैं। तो साइटोलॉजी के अंतर्गत, जिसे हम कोशा विज्ञान कहते हैं, उसके अंतर्गत हम कोशा का अध्ययन या सेल का अध्ययन करते हैं। तो साइटो को हम जब ग्रीक भाषा में क्या कहेंगे कि काइटोस को हम इंग्लिश में कहते हैं सेल और हिंदी में कहते हैं कोशा। तो एक ग्रीक भाषा का टर्म है। फिर इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कैसे की थी? इन्होंने एक स्लाइस ऑफ कार्क में माइन्यूट चैम्बर देखे। यानी पहले क्या था, बोतल में कार्क आता था। पहले लोहे की ढक्कन नहीं होती थी, पहले कार्क की ढक्कन होती थी, एक लकड़ी टाइप की होती जो ढक्कन लगती। तो उस कार्क में इन्होंने माइन्यूट स्लाइस ऑफ कार्क को लिया, कार्क की छोटे सेक्शन को लिया और उसमें जब स्टडी किया तो इन्हें माइन्यूट चैम्बर दिखे। और चैम्बर कैसे होते थे? हेक्सागोनल चैम्बर दिखे। तो उन्होंने उसका नाम दिया सेल। तो सेल का नाम रॉबर्ट हुक ने 1665 में दिया। अब सेल में बहुत सारे ऑर्गन, देखिए हम एक फिगर बना रहे हैं, ये सेल है। सेल में न्यूक्लियस भी पाया जाता है, बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। न्यूक्लियस जो है हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट करता है। न्यूक्लियस ही में जीन्स पाए जाते हैं जो आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाते हैं। तो न्यूक्लियस द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। तो यहां पर एक पाया गया न्यूक्लियस, सेल में न्यूक्लियस। इसके बाद इस न्यूक्लियस की खोज की बात करेंगे तो सेल में न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। सेल में न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। इसके बाद इसकी थ्योरी को प्रेजेंट किया, या थ्योरी इसकी जो है सेल थ्योरी यानी कोशा सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, किसने बनाया? तो कोशा सिद्धांत को स्लाइडेन एंड स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशा सिद्धांत प्रस्तुत किया, सेल थ्योरी प्रस्तुत किया। तो स्लाइडेन एंड स्वान तो दोनों ने मिलकर प्रस्तुत किया। तो दोनों में एनिमल्स में भी सेल पाए जाते हैं और प्लांट में भी सेल पाए जाते हैं। तो दोनों की सेल थ्योरी में स्वान ने एनिमल सेल थ्योरी को डिटेल देखा और स्लाइडेन ने प्लांट सेल थ्योरी। तो दोनों सेल एक जैसे होते, फर्क क्या है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है? एनिमल सेल में सबसे बाहर सेल्यूलोज की सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो पहला क्या अंतर कि इन द एनिमल सेल सेल्यूलोज सेल वॉल इज टोटली एब्सेंट, बट इन द प्लांट सेल सेल्यूलोज की सेल वॉल पाई जाती है। दूसरा डिफरेंस ये है कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स पाए जाते, तारककाय पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल में तारककाय नहीं पाया जाता है। फिर क्या है कि प्लांट सेल में प्लास्टिड या लवक पाए जाते हैं। प्लास्टिड या लवक जैसे ग्रीन होते ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होते हैं, फिर होता है क्लोरोप्लास्ट जो पत्तियों में हरापन दिखाई पड़ता है, वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। फिर क्रोमोप्लास्ट होता है जिनमें फलों में और फूलों में जो कलर आता है वो क्रोमोप्लास्ट के वर्णी लवक के कारण होता है। तो ये प्लास्टिक प्लांट में पाए जाते हैं जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिक
या लवक नहीं पाए जाते हैं। दूसरा हमने बताया कि प्लांट सेल में सेलुलोज की सेल वॉल पाई जाती, जबकि एनिमल सेल में सेलुलोज की सेल वॉल नहीं पाई जाती। तीसरा हमने बताया कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल या तारक काय पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। ये डिफरेंसेस हैं प्लांट और एनिमल। बाकी सारी चीजें एनिमल सेल में पाई जाती, प्लांट सेल में। यानी एक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो एनिमल सेल में भी पाए जाते, प्लांट सेल में, एक्सेप्ट प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज, ये सारी चीजें पाई जाती हैं प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में। न्यूक्लियस भी पाया जाता है, बस फर्क ये है कि सेलुलोज के सेल वॉल इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल बट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल बट एब्सेंट इन द एनिमल सेल, सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल बट एब्सेंट इन द प्लांट सेल। तो ये हो गया सेल की बात। अब सेल, लिविंग बीइंग्स में सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो लिविंग बीइंग्स में ऑल द लिविंग है टू टाइप ऑफ सेल्स, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल ये लिविंग बीइंग में पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक भी ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा में प्रो माने होता है प्रिमिटिव, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, हिंदी में से कहते हैं आद, और कैरियन मीन्स होता है, ये कैरियन ग्रीक भाषा का शब्द है, इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, और हिंदी में से कहेंगे केंद्रक। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। ऑल द लिविंग बीइंग है टू टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक यानी प्रिमिटिव, यानी आठ कोसा केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक सेल में जो केंद्रक पाया जाता है, यूकैरियोटिक का यू माने होता है वेल या गुड, यू मीन्स होता है वेल या गुड, वेल या गुड, और कैरियन मीन्स होता है, जैसा कि आपको मालूम है, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक कोशा में जो केंद्रक होता है यानी न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। इसलिए न्यूक्लियस में पाए जाने वाले सारे पदार्थ यानी डीएनए, आरएनए, ये सब कोशा द्रव्य में या साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल so that all the constituents DNA or RNA distribute scattered in the cytoplasm of the cell। तो जब केंद्रक कला नहीं पाई जाएगी तो इसके जो पदार्थ होते हैं केंद्रक के, चाहे वो डीएनए आरएनए हो, सब साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए, कोशाद्रव्य में बिखरे हुए पाए जाएंगे। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में दूसरा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक कला वेल डेवलप्ड होती है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो पहला डिफरेंस हुआ, इन द प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, इन द यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, पहला डिफरेंस। दूसरा हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल में एक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स टोटली एब्सेंट होते हैं। एक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम एक्सेप्ट राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, लाइसोसोम, ये सारी चीजें प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती हैं, यानी एक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल बट इन द यूकैरियोटिक सेल ऑल द एक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, यानी सक्रिय कोशिकांग यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। दूसरा डिफरेंस हो गया।
तीसरा हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S का राइबोसोम पाया जाता है। अब 70S क्या होता है, ये हम एस सडबर्ग यूनिट होती है, जिसके बारे में हम बाद में जब राइबोसोम आपको पढ़ाएंगे उस समय हम इस पे बात करेंगे। और प्रोकैरियोटिक में 70S का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में 80S का राइबोसोम पाया जाता है। ये प्रोकैरियोटिक का तीसरा डिफरेंस हुआ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में। चौथा डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। तो ये चौथा डिफरेंस हो गया। पांचवा डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोकैरियोटिक कोशा जीवाणु तथा हरे नीले शैवाल में पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशा जीवाणु तथा हरे एवं नीले शैवाल को छोड़ दिया जाए तो सभी जंतुओं एवं पादपों में पाई जाती है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, बट द यूकैरियोटिक सेल आर प्रेजेंट इन द ऑल लिविंग बीइंग, यानी प्लांट एज वेल एज एनिमल एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये हो गया यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक का ये डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस हमने यहां पर 5 डिफरेंसेस प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बता दिया। तो ये सेल लिविंग बीइंग में 2 तरीके की सेल पाई जाती, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब बात आ गई कि सबसे छोटी सेल क्या होती है। सबसे छोटी सेल होती है प्लूरोनिमोनिया की सेल। 0.1 मिलीमाइक्रॉन से लेकर 0.5 मिलीमाइक्रॉन तक होती है। तो प्लूरोनिमोनिया की जो सेल होती है, इट इज द स्मॉलेस्ट सेल। तो स्मॉलेस्ट सेल इज प्रेजेंट इन द प्लूरोनिमेटिक निमोनिया, यानी इट मीन्स द साइज ऑफ द सेल इज 0.1 मिलीमाइक्रॉन टू 0.5 मिलीमाइक्रॉन। अब बात आई द लार्जेस्ट सेल आर प्रेजेंट इन द ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का मतलब होता है शुतुरमुर्ग में। इसकी साइज होती है 175 गुणे 135 mm की साइज होती है ऑस्ट्रिच का। फिर आ जाइए कि मैमल्स में सबसे ज्यादा बड़ी जो होती है नर्व सेल और मसल सेल होती है, जो लगभग 900 mm यानी 900 mm लेंथ की होती है। तो ये तो हो गया अब सेल की बात। अब सेल क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जैव संगठन, यानी जैविक संगठन में सबसे छोटी इकाई सेल होती है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे छोटी इकाई। अब बात यहां पर आई कि सेल एक सबसे छोटी इकाई होती है। तो सेल जब आपस में मिलते हैं, समान सेल एक तरीके के सेल जब मिलते हैं तो बनता है कई सारे सेल मिलकर के, समान सेल मिलकर के ये बनाते हैं टिश्यू। सेल को हम कहते हैं कोशा। तमाम एक तरीके की कोशा मिलकर के बताती है टिश्यू। टिश्यू को हम बोलते हैं ऊतक। ऊतक टिश्यू को क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। अब क्या है, तमाम सारे ऊतक मिलकर के बनाते हैं टिश्यू सिस्टम। क्या बनाएंगे? टिश्यू सिस्टम, यानी ऊतक तंत्र। ऊतक तंत्र, ऊतक तंत्र जब मिलेंगे बहुत सारे तो बनेगा ऑर्गन। ऑर्गन, ऑर्गन को हम कहते हैं अंग। ऑर्गन हो गया अंग। जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलेंगे तो बनेगा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र। अंग तंत्र। तो ये देखिए सीरियल है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कोशा होती शरीर की, और इस तरीके से हमारा जो शरीर है। अब बात आई कि सेल, कुछ एनिमल है उनका शारीरिक गठन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर ग्रेड, यानी सेल का कुछ एनिमल्स में शरीर बना होता है। तो यहां पर पहला हुआ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन
ये हुआ सेल्यूलर ग्रेड का, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि सेल्यूलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हुआ। फिर दूसरा हुआ टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा हो गया ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर क्या है कि कुछ एनिमल होते हैं जिनका शरीर कोशिकाओं का बना होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका शरीर ऊतकों का बना होता है, और कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनका शरीर अंगों का बना होता है। जैसे हमारा शरीर, हम लोगों का शरीर, या कह सकते हो मैमल्स का जो शरीर होता है ये अंगों का बना होता है, यानी ऑल द मैमल्स हैव ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अंगों का बना है। जैसे श्वसन अंग है, प्रजनन अंग है, जनन अंग है, तमाम सारे अंग है, गमन अंग है, लोकोमोटरी ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सर्कुलेटरी ऑर्गन। तो ये हमारा जो शरीर है या मैमल्स के जो शरीर है उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो शरीर होता है वो ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शारीरिक गठन अंगीय स्तर का होना। तो कुछ जंतुओं का शरीर सेल्यूलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कोशिकाओं का बना होता है। कुछ का शरीर अंगीय ऊतकीय स्तर का शारीरिक गठन होता है, यानी टिश्यू का बना होता है, और कुछ का अंगीय स्तर का शारीरिक गठन होता है, अंगों का बना हो। अब बात यहां पर आई कि दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिसेल्यूलर एनिमल और एक होते हैं मल्टीसेल्यूलर एनिमल। यूनिसेल्यूलर एनिमल्स को होते हैं ऑल द फंक्शन आर परफॉर्म बाय द ओनली वन सेल, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गन। यानी कि यहां पर क्या होता है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज जो होते हैं उनके सभी कार्य एक ही कोशिका के द्वारा संपादित होते हैं। फिर दूसरे होते हैं मल्टीसेल्यूलर। तो दो तरीके हो गए एनिमल, यूनिसेल्यूलर और दूसरे हो गए मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर में क्या होता है, जंतुओं में सभी कार्य एक ही कोशिका के द्वारा संपादित होते हैं। मल्टीसेल्यूलर में होता है कि जिसे हम हिंदी कहते हैं बहुकोश की। यूनिसेल्यूलर को एक कोश की, मल्टीसेल्यूलर को बहुकोश की, यानी इनमें सभी कार्य अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा, अलग अलग अंगों के द्वारा संपादित होते हैं। यानी यूनिसेल्यूलर के अंतर्गत एक केवल फाइलम आएगा, वो आता है फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ ये इनवर्टिब्रेट का फाइलम है, ये अकशेरुकी का फाइलम है। फाइलम प्रोटोजोआ ही खाली यूनिसेल्यूलर में आप रख सकते हो। तो यूनिसेल्यूलर में फाइलम प्रोटोजोआ के जंतु आते हैं, जैसे कि आप ये है जंतु, ये पैरामीशियम, पैरामीशियम हो गया, ये यूनिसेल्यूलर। युगलिना, युगलिना ये यूनिसेल्यूलर हो गया। यानी इसमें देख रहे हो कि केवल गमन अंग दिख रहा है, बाकी कोई माउथ न दिख रहा है, न कोई पार्ट दिख रहा है, किसी प्रकार कोई पार्ट नहीं दिख, सब इसी कोशिका के द्वारा संपादित होता है। जैसे अमीबा ले लीजिए, अमीबा में भी आपको कोई अंग नहीं दिख रहा है, ये यूनिसेल्यूलर है। तो ऑल द प्रोटोजोन्स आर यूनिसेल्यूलर एनिमल, यानी ऑल द फंक्शन आर परफॉर्म बाय द ओनली वन सेल इज नोन एज यूनिसेल्यूलर एनिमल। यानी ऐसे जंतुओं में सभी कार्य एक कोशिका द्वारा संपादित होते हैं। बाकी अब बात करेंगे मल्टीसेल्यूलर में, उनके लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग अंग होते हैं। तो ये हो गया आपका यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। अब बात हम यहां करेंगे सेल की। अब सेल यूनिसेल्यूलर हो गए, मल्टीसेल्यूलर हो गए। सेल प्रोकैरियोटिक होते हैं लिविंग बींग्स में, और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक। आपने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बारे में आप जान लिया, क्या डिफरेंसेस है दोनों में, क्या अंतर है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। अब हम बात कर रहे हैं सेल के अंदर जा रहे हैं। तो हम यहां पर आपको एक फिगर सेल का बना रहे हैं, रफ डायग्राम है। ये हो गया केंद्रक,
यानी ये न्यूक्लियस। यहां इसके बाद यहां ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स है रेटिकुलम। फिर आ जाइए माइटोकॉन्ड्रिया। जितनी एनर्जी मिलती है वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस कराता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हो गया आपका गाल्जी काय, यानी गाल्जी बॉडी। फिर हो गया राइबोसोम। राइबोसोम। फिर लाइसोसोम। लाइसोसोम, राइबोसोम के बाद आ गया गोल्गी बॉडी। राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम, ये लाइसोसोम हो गए। तो ये हो गए, ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। इतनी एक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। केंद्रक, और केंद्रक में जो दिख रहा है ये न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एनिमल सेल में पाए गए। अब प्लांट सेल में डिफरेंस क्या हो गया? प्लांट सेल में एक और आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब प्लांट सेल को हम बता रहे हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन जो पाई गई ये सेल वॉल कहलाई। ओनली इन प्लांट सेल, सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाई जाएगी। अब इसके साथ अब और चीजें पाई जाएंगी। ये है प्लास्टिड। प्लास्टिड ओनली इन प्लांट सेल, ये हो गया। और एक और ऑर्गन था सेंट्रियोल, जो तारक का जिसे कहते हैं, वो एनिमल में पाए जाते। तो प्लांट सेल और एनिमल, ये दो चीजें हटा दी जाए तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये दो चीजें हटा दी है, एनिमल के सेंट्रियोल या तारक काय को हटा दिया है। यानी कि यहां पर मान लेते हैं सेंट्रियोल ओनली इन एनिमल सेल। तो ये चीजें, बाकी सारी चीजें प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में पाई जाती है। यानी सेल वॉल ओनली इन द प्लांट सेल, प्लास्टिड ओनली इन द प्लांट सेल, सेंट्रियोल ओनली इन द एनिमल सेल। बाकी सारे ऑर्गन एनिमल सेल में और प्लांट सेल में, दोनों में पाए जाते हैं। तो प्लांट सेल, एनिमल सेल को दोनों ने, को स्लाइडन एंड स्वान ने इसकी थ्योरी पुटअप की थी। स्वान ने मेनली जो फोकस किया था वो एनिमल सेल थ्योरी पर, और स्लाइडन ने जो है प्लांट सेल थ्योरी पर मेनली फोकस किया था। लेकिन दोनों ने मिलकर चूंकि वर्क किया, इससे दोनों का नाम साथ में आता है, एम जे स्लाइडन एंड टी स्वान। ये दोनों वैज्ञानिकों ने सेल थ्योरी को प्रस्तुत किया था, प्रेजेंट किया था। तो ये हो गया आपका सेल की बात। अब सेल में हम बात करेंगे, सेलुलोज की सेल वॉल पाई जाती है, तो ऑलरेडी हम इससे पहले बता चुके हैं। अब हम आगे जाएंगे। न्यूक्लियस में आप देख रहे हो कि न्यूक्लियस जो मेन पार्ट होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है न्यूक्लियस या केंद्रक। तो केंद्रक का की बात हम करेंगे। तो केंद्रक में ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भाग लेता है। आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का काम केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं केंद्रक में। ये अब
ये केंद्रक की दो लेयर होती है, आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। फिर ये हो गए न्यूक्लियोपोर, केंद्रक छिद्र जिसे बोलते हैं, केंद्रक छिद्र। ये हो गया न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। ये हो गए क्रोमैटिन थ्रेड। ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है। और यहां पर बिंदुओं जैसी जो रचनाएं दिख रही हैं इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। तो हम यहां पर अब न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस मेन पार्ट है। न्यूक्लियस में आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, छेद पाया न्यूक्लियोपोर यानी केंद्रक छिद्र, केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन थ्रेड। ये क्रोमैटिन थ्रेड का बाद में कन्वर्ट होते हैं क्रोमोसोम में, ये आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाते हैं। पेरीन्यूक्लियर स्पेस, द स्पेस बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, और इसमें तरल पदार्थ के रूप में न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। तो यहां पर हमने केंद्रक के बारे में थोड़ी बात कर ली। अब हम बात करेंगे इसके ऑर्गेनेल्स की। तो यहां पर अब एक चीज हम बता दें कि एक एटीपी शब्द है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। एटीपी को हम करेंसी ब्रोकर के नाम से जानते हैं, मुद्रा दलाल के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, आगे बात करेंगे। फिर दूसरा है लाइसोसोम को सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। तो क्यों जानते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और गाल्गी कॉम्प्लेक्स को हम ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। तो क्यों जानते हैं, इसके बारे में भी हम सस्पेंस बरकरार रख रहे हैं। ये जब हम ऑर्गेनेल्स पढ़ाएंगे, अंग पढ़ाएंगे, तब बात करेंगे। और राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। तो इन सब चीजों को हम आगे बात करेंगे। इसके बाद कुछ इस तरह की चीजें और हैं, जैसे कि वेल्डिंग गैस क्या होती है, एसिटिलीन होती है, लाफिंग गैस क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, और आपका राइपिंग गैस क्या होती है, फलों को पकाने जो काम आती है, एथिलीन होती है, और इस तरीके की तमाम सारी चीजें हैं। आंसू गैस क्या होती है, अमोनिया होती है। तो ये सारी चीजें आपको बीच बीच में हम आपको बताते रहे। तो सेल में आज के लिए इतना। अब हम आपके क्या करेंगे कि जो ऑर्गेनेल्स है सेल के, उनके बारे में बात करेंगे। अब सेल के अंदर एंट्री करेंगे। दोनों में डिफरेंस आपको पता ही हो गया कि एनिमल सेल, प्लांट सेल में क्या डिफरेंस बता चुके हैं। सेल के अंदर हम जाएंगे तो सेल के अंदर हम कहिए तो आज ही अभी टॉपिक लेने हम समझते हैं कि इतनी देर तक आपको हमने सेल के बारे में बताया, तो थोड़ा बीच में आपको थोड़ा हट के बात कर लेते हैं। तो अभी एक पोप जानपाल की लाइन है, नॉलेज इज पावर। तो नॉलेज कभी खराब नहीं होती है, ये आपको स्ट्रेंथ देती है। कहीं भी आप जाते हैं तो वहां पर यदि आपको नॉलेज है किसी सब्जेक्ट पर, तो उस व्यक्ति से आप बोल्डली बात कर सकते हैं। तो नॉलेज इज पावर, ये पोप जानपाल ने कहा था। ये आपके अंदर आत्मविश्वास को डेवलप करता है। कहीं पर भी अब आप जाएंगे, वहां पर किसी अधिकारी से या किसी से आपको सीनियर से बात करेंगे, तो आपके उस सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज है, तो आपको वहां पर आपके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं होगी। तो पहली बात तो नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए सब्जेक्ट की। कोई भी सब्जेक्ट में आप पढ़ें तो उस पर डीप स्टडी करें, नॉलेज को रखें। दूसरा है कि एक लाइन आपने बैकन ने कही थी, इंग्लिश के राइटर हैं बैकन ने, बैकन ने इंग्लिश में राइटर है, उन्होंने कहा था कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, और करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो ये चीजें हैं कि करेक्टर को आपको मेंटेन रखना है। वेल्थ तो आती जाती रहती है, और रही बात हेल्थ भी आपको मेंटेन रखना है। और एक लाइन और है कि 12th नाइट की लाइन है कि
नथिंग आइदर गुड और बैड, नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। सोचने का तरीका अच्छा बुरा होता है, कोई चीज अच्छी बुरी नहीं होती। जैसा कि आप शराबी की बात करें तो शराबी को बताएगा कि यार फेनी बहुत अच्छी है, 3x रम बहुत अच्छी है। आप नहीं पीते तो आप उसी को खराब कहेंगे, लेकिन जो पीता है उसी को अच्छा कहेगा। तो सोचने का तरीका अच्छा बुरा हो सकता है, कोई चीज अच्छी बुरी नहीं होती है। सम बॉर्न ग्रेट, कुछ महान पैदा होते हैं। सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ महानता को प्राप्त करते हैं। और सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, कुछ पर महानता थोपी जाती है। माइंड में करिएगा, यहां पर हम बात करने जा रहे हैं जैसे कि जवाहरलाल नेहरू महान पैदा हुए, इंदिरा गांधी ने महानता प्राप्त की, राजीव गांधी को भी मान लेते हैं महानता प्राप्त नहीं की थी, राजीव गांधी को महानता थोपी गई थी, क्योंकि जब इंदिरा गांधी मार दी गई थी तो उनके सिंपैथी में राजीव गांधी को महानता थोप दी गई थी, उनको प्रधानमंत्री। तो सम बॉर्न ग्रेट और सम अचीव ग्रेटनेस, सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, 12th नाइट की लाइन में भी, और ये भी बहुत अच्छी लाइन है। अब हम आपको टॉपिक पे ला रहे हैं, तो टॉपिक में बात कर रहे हैं कि सेल ऑर्गेनेज की हम बात करेंगे। तो सेल ऑर्गेनेज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हम जा रहे हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एनिमल में पाए, एक्टिव सेल ऑर्गेनेज है, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाए जाएंगे। तो अंतःप्रद्रव्यीय जालिकाएं जो होती हैं, इसकी खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने सन 1945 में की थी। पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने सन 1945 में की थी। ये हम फिगर ड्रा कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब यहां पर हम देख रहे हैं आप लोग कि कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर कण नहीं पाए जा रहे हैं, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह स्मूथ है। तो ऑन द बेस ये जो कण पाए जाते हैं इनको हम कहते हैं राइबोसोम। क्या कहेंगे? इनको राइबोसोम कहते हैं। तो राइबोसोम भी एक्टिव सेल ऑर्गेनेज है। तो कुछ एंडोप्लाज्मिक की सतह पर राइबोसोम के पड़ पाए जाते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जालिका के समान, जाली के समान दिख रहा है आपको बनी हुई है, इसे इसीलिए इसे अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। जाल के समान बनी हुई है, डबल लेयर की होती है, दोहरी परत की होती है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, यानी 2 स्तर का बना होता है। कुछ ट्यूब लाइक संरचनाएं होती हैं। पोर्टर ने 1945 खोजा। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम के कण पाए गए और कुछ की सतह बिल्कुल चिकनी है। तो जिनकी सतह पर राइबोसोम के कण पाए गए, अब क्या होता है, जनरली जब कोई डिस्प्यूट होता है तो कोई कारण जरूर होता है। तो यहां पर भी डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट का कोई ना कोई कारण। यहां डिस्प्यूट क्या है, ये खुरदरी है और ये चिकनी है, तो चिकनी खुरदरी का डिस्प्यूट हो gया, यानी कि डिस्प्यूट क्या हुआ, चिकना और खुरदर। तो हम यहां तक कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ 2 टाइप्स, यानी कि राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर अंतःप्रद्रवी जालिकाएं 2 प्रकार की हो गई। डिस्प्यूट क्या हुआ, राइबोसोम। राइबोसोम ना होता तो कोई फर्क नहीं, राइबोसोम ने डिश को डिवाइड कर दिया। ये 2 प्रकार की, जिसपे सतह पर राइबोसोम के कण पाए गए वो खुरदरी है, तो उसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी सतह चिकनी होती है तो उसे हम कहेंगे
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की है, रफ और स्मूथ। एक को कहा गया खुरदरा और दूसरे को कहा गया चिकना। हिंदी में क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम एक और नाम दे सकते हैं, इसको हम ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्रेन्यूल माने होता है कण, ग्रेन्यूल माने होता है कण। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं और हिंदी में इसे कहेंगे खुरदरी या कणिकामय अंतःप्रद्रवी जालिका। हिंदी में क्या कहेंगे? खुरदरी या कणिकामय अंतःप्रद्रवी जालिका। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक को हम क्या कहें? ए ग्रेन्युलर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ए ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ए ग्रेन्युलर, ए माने होता है बायोलॉजी के टर्म में एब्सेंट, जिनमें कण नहीं पाए जाएंगे उसे हम कणिका विहीन अंतःप्रद्रवी जालिका या चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका के नाम से जानते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ए ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहेंगे खुरदरी या कणिकामय अंतःप्रद्रवी जालिका। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेंगे हम चिकनी या कणिका विहीन अंतःप्रद्रवी जालिका। तो ये हो गया जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि अभी हमने बताया है कि राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो जिनकी सतह पर राइबोसोम के कण पाए गए, जिनकी सतह पर राइबोसोम के कण पाए गए, इनका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण में पार्टिसिपेट करना या भाग लेना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टेकिंग पार्ट इन द प्रोटीन सिंथेसिस, but the smooth endoplasmic reticulum not taking part in the protein synthesis, क्योंकि इसमें राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते। तो ये फैट मेटाबॉलिज्म या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम के कण पाए जाने के कारण ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ presence and absence of ribosome endoplasmic reticulum are of two type। अब बात करेंगे, ये तो हो गए झगड़े की जड़ राइबोसोम। राइबोसोम न होता ना ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिवीजन होता, बंटवारा होता। ठीक है। दूसरा हुआ आपका, अब कोई लंबा है कोई छोटा है, उस पर चढ़ाने पर झगड़ा हो गया। अब यहां पर फिर एक झगड़े का कारण है आकार और माप। जब जनरली क्या होता है, तुम लंबे हो, तुम छोटे हो, नाटे हो, तो उस पर भी झगड़ा होता है। तो ये भी दूसरा झगड़े का कारण हुआ शेप एंड साइज। शेप एंड साइज यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज divided into three part on the basis of shape and size। शेप एंड साइज, आकार और माप के आधार पर अंतःप्रद्रवी जालिकों को डिवाइड किया गया है तीन भागों में। पहला है सिस्टर्नी, पहला है सिस्टर्नी, दूसरा है वेसिकल, थैलिया वेसिकल, और तीसरा है ट्यूब्यूल, तो on the basis of shape and size endoplasmic reticulum are of three type। first cisternae, second vesicle and third tubule। पहला है सिस्टर्नी, दूसरा है थैलिया और तीसरा है नलिकाएं। तो सिस्टर्नी में जैसा देख रहे हो कि एक दूसरे के पैरेलल लगी हुई है, तो सिस्टर्नी में हम कहेंगे कि ये सभी एक दूसरे के पैरेलल यानी समांतर क्रम में लगी हुई पाई जाती है, लेकिन शाखा विहीन होती है। यानी ये
100 मिलीमाइक्रोन की होती हैं। फिर वेसिकल, थैलिया, ये थैली के रूप में होती है, ये भी शाखा विहीन होती है। और तीसरी होते ट्यूब्यूल्स, ये भी नलिका के रूप में शाखान्वित होते हैं। ये तो बात हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना और थोड़ा सा हमने यहाँ पर इसके फंक्शन की बात की है। अब आगे हम आपको इसी के फंक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल बताएंगे और आगे हम अगले ऑर्गेनेज की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद। थैंक यू।